हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, अब तक हम आपके लाइव क्लास ले रहे थे और लाइव क्लास के अंदर हमने आपको आयोडो फॉर्म कंप्लीट करा दिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉली हेलोजन यौगिक, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें एक से ज़्यादा हेलोजन होते हैं। आज हम उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म यानी रासायनिक गुणधर्म, डीडीटी, बीएचसी, इनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पॉली हेलोजन यौगिक। पॉली हेलोजन यौगिक मतलब जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन होते हैं, जिनमें 3 से ज्यादा हेलोजन होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों, पहला हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड? इसको हम पायरीन के नाम से भी जानते हैं, सामान्यतः इसको भाषा में अपन पायरीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पायरीन है या कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम एक बात आपको बताएंगे, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे, इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक है, आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नाम अगर लिखना हो तो पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। ये इसकी स्ट्रक्चर है CCl4। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नाम टेट्रा क्लोरोमेथेन, इसका आईयूपीएसी नाम है। आईयूपीएसी नाम के बाद आता है इसके हम कुछ भौतिक गुणधर्मों की बात कर लेते हैं। ठीक है, भौतिक गुणधर्म कैसा होता है, कैसा दिखता है? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के भौतिक गुणधर्मों की अगर हम बात करें तो बच्चों ये रंगहीन होता है, रंगहीन, मधुर गंधयुक्त द्रव होता है। ठीक है, जल से भारी होता है। ठीक है, और जल में अविलेय होता है, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। अंडरस्टैंड, कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। तो देखो बच्चों, इसके भौतिक गुणधर्मों में ये रंगहीन, कोई कलर नहीं होता, मधुर गंधयुक्त, स्वीट स्मेलिंग, यानी कि इसकी स्मेल थोड़ी सी मीठी होती है, दिल को भाने वाली होती है, और जल से थोड़ा सा हैवी होता है, जल में अविलेय, जल में नहीं घुलता, परंतु कार्बनिक विलायकों में ये विलेय हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं निर्माण की विधियां, किसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं। निर्माण की विधियां कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको मेथेन के हेलोजनीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथेन का क्लोरीनीकरण कर सकते हैं अपन, मेथेन के क्लोरीनीकरण से। तो सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, आपको मैंने बताया था मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि द्वारा क्लोरीन के आधिक्य में मेथेन के रिएक्शन कहते हैं। तो मेथेन के क्लोरीनीकरण से, तो जरूरी नहीं है मेथेन से प्राप्त करें, आप इसको क्लोरोफॉर्म से भी प्राप्त कर सकते हो। दिस इज द मेथेन, और हमने यहाँ पर Cl2 ले लिया और 4Cl2 ले लिया, यानी कि क्लोरीन जो है वो आधिक्य में लिया है। तो जब आप इसको आधिक्य में लोगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्लोरीन जब तक रिएक्शन करेगा जब तक ये चारों के चारों हाइड्रोजनों को हटा नहीं देता, तो आपका बन जाता है CCl4 और साथ में बनता है 4HCl। बच्चों, इसके अलावा हम ये भी ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म से, हम क्लोरोफॉर्म का भी क्लोरीनीकरण करा सकते हैं, क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण से। तो क्लोरोफॉर्म का अगर हम क्लोरीनीकरण करें तो भी हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। दिस इज द क्लोरोफॉर्म CHCl। इसका क्लोरीनीकरण कर देंगे, Cl2 लेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपका HCl बाहर निकल जाएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, साथ में एक HCl बनेगा। तो बच्चों, निर्माण की विधियों में पहली विधि थी मेथेन के क्लोरीनीकरण से। मेथेन का क्लोरीनीकरण करेंगे, क्लोरीन की अभिक्रिया मेथेन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
ये अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि से होती है और इसमें जब तक क्लोरीन अभिक्रिया करेगा, क्योंकि क्लोरीन का आधिक्य है, क्लोरीन जब तक अभिक्रिया करता रहेगा जब तक कि एक एक करके सारे हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित नहीं कर दे, तो फाइनल आपका प्रोडक्ट बनेगा CCl4। इसी तरह क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण किया, वहां पर एक ही हाइड्रोजन था, तो एक हाइड्रोजन और एक Cl मिलकर HCl बना लेंगे और दूसरा Cl इसकी जगह आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्लोरोफॉर्म का निर्माण, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। तो बच्चों इसके बाद आगे इसका एक और विधि है निर्माण की। ये निर्माण की विधि होगी एक कार्बन डाइसल्फाइड से। इसको आपको याद रखना है, कार्बन डाइसल्फाइड से भी हम CCl4 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड से CCl4 का निर्माण कैसे होता है? तो बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड से CCl4 का निर्माण, तो सेकंड है आपका कार्बन डाइसल्फाइड से, कार्बन डाइसल्फाइड से CCl4 का निर्माण। देखो ये रहा आपका कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं तो आपके पास बच्चों प्राप्त हो जाता है CCl4। साथ में आपको ऑक्टेन एक चीज और होती है, वो है H2Cl2। ठीक है, H2Cl2 ऑक्टेन होता है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर कितने लेंगे हम, यहाँ पर ले लेंगे देखो 4Cl और 2Cl, यानी कि 6Cl हमने ले लिया। ओके, 3 2 जा 6 हो गया ना। तो 3Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो देखो आप चेक कर सकते हो, ये रहा आपका 3, एक Cl, एक कार्बन, 2 सल्फर, 2 सल्फर, 3 दूनी 6 क्लोरीन, 4 और 2 6 क्लोरीन। अब आपका जो H2Cl2 होता है ये फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करता है ना। किससे रिएक्शन करेगा दोबारा? क्लोरीन से। तो इसके 3 मोल लेते हैं, तो 3 2 जा 6 सल्फर है, 3 2 जा 6 Cl2, तो यहाँ बन जाता है आपके पास CCl4। अंडरस्टैंड, एक मिनट, H2Cl2 आपका फिर से रिएक्शन करता है कार्बन डाइसल्फाइड से, आपका फिर से रिएक्शन करता है कार्बन डाइसल्फाइड से। अगेन कार्बन डाइसल्फाइड के पास जो ये बचता है H2Cl2 फिर से रिएक्शन करता है, फिर आपका बनता है बच्चों CCl4। अगेन CCl4 बनेगा, देखो 2 दूनी 4 क्लोरीन है, ठीक है, और 2 दूनी 4 सल्फर, 2 सल्फर, 6 सल्फर हो गए, तो 6 सल्फर आपके बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ भी क्लोरोफॉर्म बना और यहाँ भी कार्बन टेट्राक्लोराइड बना। क्लोरोफॉर्म नहीं है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड से भी हम CCl4 का निर्माण कर सकते हैं। पहले कार्बन डाइसल्फाइड लिया, उसकी रिएक्शन Cl2 से कराई, CCl4 साथ में बना H2Cl2। फिर जो H2Cl2 बनता है वो फिर से कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है और फिर से CCl4 बनाता है, साथ में 6 सल्फर बनते हैं। तो इस तरह आप कार्बन डाइसल्फाइड से भी कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके रासायनिक प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुणधर्म, तो हम यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन कराएंगे जो ऑलरेडी हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुणधर्म, तो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्मों के अंदर। ठीक है, ये रहा आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड का पहली रिएक्शन में पढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शन, जो हमने पहले भी कराई थी, आपको पता होगा, आयरन प्लस 2H2 और ये आपको 2H+ देता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से आपके पास देखो यहाँ पर रिडक्शन होगा, ये होगा आपका अपचयन। ये हमने क्लोरोफॉर्म के निर्माण की अभिक्रिया में पढ़ा था कि Fe+2H2 से अपचयन होगा, एक H एक Cl HCl बनाएगा और दूसरा H यहाँ जुड़ जाएगा, यानी कि आपके पास बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CH Cl3, साथ में बन जाएगा HCl। मैंने बोला था ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को याद रखना। क्लोरोफॉर्म हमने बनाया था कार्बन टेट्राक्लोराइड से, रिडक्शन से बनाया था, तो वहां पर हमने ये यूज किया था। एक रिएक्शन और करते हैं, अब अगली रिएक्शन CCl4 की रिएक्शन करते हैं 4 मोल एक्वस KOH से। हम सब जानते हैं एक्वस KOH जब भी रिएक्शन करता है चारों Cl हट जाएंगी, 4 OH जुड़ जाएंगे। मैं इसको रफली समझाता हूँ, यहाँ चारों Cl हट जाएंगी,
और चारों Cl की जगह 4 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे। अब एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए एक H2O, ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड, इसी तरह आपके पास एक H2O और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ यानी कि CO2। तो आपके पास 2 H2O बाहर निकलेंगे, तो माइनस का 2 H2O, ठीक है। साथ में क्या बनाएगा, 1 मोल पूरा पूरा क्या बन जाएगा, CO2 कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हो आप, H और OH निकल गया, एक H2O, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यानी कि यहाँ से आपके पास ये निकलेगा C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। इधर ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बाकी सब निकल जाएगा बाहर। इट मींस आपको CO2 मिलेगा। तो पहले जब KOH अटैक करता है तो साथ में KCl भी निकलते हैं, तो 4 मोल आपके KCl बनेंगे। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपकी सेकंड, इसे बोलते हैं क्षारीय जल अपघटन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसे, क्षारीय जल अपघटन। नेक्स्ट रिएक्शन, अगली रिएक्शन है SbCl5 के साथ। हमें पता है SbCl5 के साथ HF रिएक्शन करता है। बच्चों SbCl5 की प्रेजेंस में HF की रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन से फ्रियोन बनता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस रिएक्शन को हम दोबारा पढ़ेंगे फ्रियोन में, इसलिए ध्यान रखें CCl4 से फ्रियोन बनाया जा सकता है। तो देखो 2HF है, ठीक है, H और F, 2 क्लोरीन हटेंगे यहाँ से और 2 फ्लोरीन उनकी जगह लग जाएंगे, तो आपके पास बनता है CF2Cl2। 2 क्लोरीन यहाँ से निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन मिलकर बनाएंगे 2HCl। 2 फ्लोरीन 2 Cl की जगह जुड़ जाएंगे, तो आपके पास बन जाएगा CF2Cl2। CF2Cl2, इसका हमें नाम लिखना है। तो कार्बन में से एक गया 1 और 1, ठीक है, तो इसका आ जाएगा फ्रियोन 12, इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 12। यह है आपका बच्चों फ्रियोन 12, यह आपका फ्रियोन 12 है। अंडरस्टैंड। एक रिएक्शन CCl4 की ओर करते हैं, आपको सबको पता होगा राइमर टीमान, जो कि हम आपको क्लोरोफॉर्म में करा चुके हैं। राइमर टीमान रिएक्शन में CCl4 की रिएक्शन फिनोल के साथ कराई थी हमने, ये रहा फिनोल। CCl4 की रिएक्शन फिनोल के साथ, और साथ में एल्कोहलिक, याद होगा 3 मोल एल्कोहलिक KOH लिया था, सॉरी 4 मोल एल्कोहलिक KOH लिया था। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस फिनोल और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों के साथ जो रिएक्शन होती है वो राइमर टीमान होती है, और इसके अंदर आपको ऑब्टेन हुआ था सैलिसिलिक अम्ल। क्या ऑब्टेन हुआ था बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, साथ में आपको कुछ और भी ऑब्टेन हुआ था, 4KCl 4H2O, 4KCl और 4H2O भी आपको साथ में ऑब्टेन हुआ था। इस रिएक्शन को बोला जाता है राइमर टीमान। CCl4 की रिएक्शन फिनोल के साथ और फिनोल के और साथ में 4 मोल एल्कोहलिक KOH के साथ जब कराते हैं तो आपके पास ये उत्पाद बनते हैं, और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं राइमर टीमान। नेक्स्ट रिएक्शन, इसी की रिएक्शन नेक्स्ट हम करा देते हैं 1,2-डाइक्लोरोएथीन के साथ। 1,2-डाइक्लोरोएथीन, देखो CH डबल बॉन्ड CH Cl Cl, 1 पर भी क्लोरीन, 2 पर भी क्लोरीन, 1,2-डाइक्लोरो, दिस इज द 1,2-डाइक्लोरोएथीन। 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड यूज करते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है वो निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। शुष्क AlCl3 की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होगी, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जब हम कराएंगे CCl4 की, सब बच्चे ध्यान से इस तरफ देखेंगे। ये रहा आपका CH डबल बॉन्ड CH Cl और Cl। मैं इस डबल बॉन्ड को हटाऊंगा, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा, तो एक कार्बन पर प्लस आएगा और एक कार्बन पर माइनस आएगा। अंडरस्टैंड। और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। पहले तो मैंने इसकी बात कर दी, अब CCl4 की बात करते हैं। CCl4 को जब मैंने खोला बच्चों, ये CCl4 है, और जब मैं इसको खोलूंगा तो CCl में इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया है, बोलो यस और नो। तो ये प्लस वाला तो माइनस वाले पर जुड़ेगा और माइनस वाला प्लस वाले पर जुड़ेगा। ठीक है,
तो चलो मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ। देखो Cl CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब बच्चों ये प्लस वाला तो माइनस वाले पे जुड़ेगा, यानी कि इस पर CCl3 जोड़ दिया। ये CCl3 ध्यान रखना, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, और ये माइनस वाला प्लस वाले पे जुड़ेगा, यानी कि इस पर आपका क्लोरीन जुड़ेगा। ये जो बना है इसका IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम लिखेंगे। 3 कार्बन चेन सेलेक्ट होगी यहाँ पर, ये 3 कार्बन की चेन है। ये कार्बन नहीं, क्लोरीन था, ये कार्बन है, तो 1 2 3, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों 1 1, ठीक है 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3 3 3 3, टोटल देखो 1 पर भी है क्लोरीन 3 बार, 2 पर 1 बार और 3 पर 2 बार, तो 1 1 1, फिर 2 पर 1 बार आ गया, फिर 3 पर 2 बार आ गया, टोटल 6 बार आ गया। 6 बार के लिए हेक्सा क्लोरो, और टोटल नाम है इसका प्रोपेन, हेक्सा क्लोरो प्रोपेन। तो ये बनेगा बच्चों। इसके अलावा एक रिएक्शन होती है कि अगर मैं इसको 773 केल्विन ताप से ऊपर ताप पर हम गर्म करते हैं, इसको किसको, CCl4 को H2O की वाष्प के साथ, H2O की वाष्प के साथ 773 केल्विन ताप से ऊपर ताप पर CCl4 को गर्म करते हैं, तो ये जल अपघटित हो जाता है, और जल अपघटित होने के बाद ये फॉस्जीन गैस देता है COCl2, जो क्लोरोफॉर्म देता है वही ये देता है, साथ में HCl बाहर निकले। तो बच्चों ये जल अपघटन के बाद आपको HCl गैस और फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन, ये आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से ये फॉस्जीन गैस विषैली प्रकृति की होती है, आपको पता है, फटाफट नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे। इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम पढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो है हमारा पॉली हैलोजन यौगिक, वो है फ्रियोन, ठीक है। तो अगला पॉली हैलोजन यौगिक है हमारा फ्रियोन। अभी हमने एक फ्रियोन की रिएक्शन पढ़ी है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं फ्रियोन के बारे में। तो अगला सेकंड नंबर है आपका पॉली हैलोजन यौगिक में फ्रियोन। फ्रियोन क्या होता है, इसको हम, ठीक है ना, प्रथम मानव निर्मित गैस है ये, पहली बात तो प्रथम मानव निर्मित गैस, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो बच्चों ये हो जाएगा कि यह प्रथम मानव निर्मित गैस है। दूसरा, ये सामान्यतया मेथेन व एथेन के, किसके, या तो मेथेन के या एथेन के पॉली हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं, पॉली हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। यानी कि ये किससे बनते हैं, ये या तो मेथेन से बनते हैं या एथेन से बनते हैं, और पॉली हैलोजन है, और पॉली हैलोजन कौन से, क्लोरोफ्लोरो। तो यहाँ पॉली हैलोजन के नीचे लिख सकता हूं क्लोरो व फ्लोरो, समझ गए, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं ये किसके, मेथेन और एथेन के, अंडरस्टैंड। अर्थात ये किस से, अर्थात ये फ्लोरीन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं, अतः इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्यान रखना, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन शॉर्ट CFC। इनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। तो याद रखना, CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्रथम मानव निर्मित गैस है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो ओजोन परत के क्षय का महत्वपूर्ण कारक है, ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण कारक है। तो ये जो गैस है फ्रियोन,
ये ओजोन परत के अंदर जो छेद हो गया है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक यही है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जेट इंजन, जो लड़ाकू विमान होते हैं, जेट विमान होते हैं, या जो जितने भी विमान आसमान में उड़ते हैं, इन इंजनों के धुएं से निकलने वाले पदार्थ भी ओजोन परत को क्षय पहुंचाते हैं, लेकिन उनका अभी कोई इतना कंफर्म नहीं है कि वो कोई ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस है फ्रीऑन गैस। अब आखिर क्या रीज़न है कि कैसे ये नुकसान पहुंचाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम फ्रीऑन के बारे में और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। फ्रीऑन कई प्रकार की होती है, तो फ्रीऑन का नामकरण कर लेते हैं हम, ठीक है। फ्रीऑन का नामकरण, कैसे इसका नाम लिखते हैं, कैसे इसका सूत्र बनाते हैं। तो मैंने जैसे एक सिंपल सा फ्रीऑन लिख देता हूं मैं आपको सामने, उसका हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, नाम का सूत्र, सूत्र का नाम, ठीक है। तो मैंने लिख दिया CF2Cl2। इसका नाम लिखना है मुझे, क्या लिखना है बच्चों, इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, एक्स वाई और जेड फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है फ्रीऑन, उसके बाद लिखा जाता है डैश और एक्स वाई और जेड, ये होता है फ्रीऑन के नामकरण। तो एक्स क्या होता है, एक्स होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या -1। एक्स क्या होता है, कार्बन की संख्या -1। वाई होता है हाइड्रोजन की संख्या +1 और जेड होता है आपके फ्लोरीन की संख्या। तो चलो बच्चों, सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी है, 1, तो 1 में से बन जाएगा, तो मैं यहाँ x निकाल रहा हूँ, 1 - 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हाइड्रोजन की संख्या +1, y निकालूं, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो 0 + 1 = 1। फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन संख्या कितनी है पर 2, तो आपके पास ये 2 आ जाएगा। बोलो यस और नो। तो टोटल आपके पास x y z की वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ पुट कर दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसके आधार पर हम इसका नाम देंगे, इसका नाम आ जाएगा फ्रीऑन, हाँ जी। फिर x, अब आप क्या लिखेंगे, x y और z लिखेंगे ना, तो x की वैल्यू कितनी है 0, y कितना है 1 और z कितना है 2, तो ये आ गया फ्रीऑन 12। इसका नाम हो जाएगा फ्रीऑन 12, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिया C2F2Cl4, ये है आपका, इसका नाम लिखना है। तो वापस x y z के मान निकाल लें हम, x y और z, ये कैसे निकालते हैं, x बराबर होता है कार्बन की संख्या -1, तो 2 में से 1 गया तो 1, अरे कार्बन की संख्या 2 में से 1 गया तो 1। y होता है हाइड्रोजन की संख्या +1, तो हाइड्रोजन कितने हैं 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। ये लो भाई, मैं लिख करके दिखाता हूँ, कार्बन की संख्या 2 में से 1 गया तो 1, हाइड्रोजन की संख्या 0 में 1 जोड़ा तो 1, जेड है फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन कितना है 2 है। बोलो ये सुन लो। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों फ्रीऑन, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रीऑन 112। तो ये था किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी फ्रीऑन का नाम लिखना। ये फ्रीऑन सामान्य नाम है, इसका आईयूपीएसी नाम आपको आईयूपीएसी तरीके से लिखना है। ध्यान रखें, जैसे आपके पास ये है, तो इसमें पहले क्लोरीन आएगा क्योंकि सी से शुरू होता है, डाइफ्लोरोमेथेन, 2 बार क्लोरीन है। ये आपका एथेन का व्युत्पन्न है, 2 बार फ्लोरीन है, 4 बार क्लोरीन है, टेट्राक्लोरो डाइफ्लोरोएथेन, ये इनके आईयूपीएसी नाम लिख लेना। कभी कभी फ्रीऑन के आईयूपीएसी नाम पूछ लेता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फ्रीऑन का मैंने फॉर्मूला दिया, फॉर्मूले से नाम लिख लिया, लेकिन अगर आपको सपोज आपको फॉर्मूला की जगह नाम दे दे फ्रीऑन 114, मैंने कहा फ्रीऑन 114 का सूत्र बनाइए, तो नाम से भी हम सूत्र बनाना सीख लेते हैं। देखो फ्रीऑन 114 है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले x y और z, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये x है, ये y है और ये z है, x y और z। तो x की वैल्यू 1 दे रखी है, y की वैल्यू 1 दे रखी है और z की वैल्यू 4 दे रखी है, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन हो गई। अब हम जानते हैं
कि कार्बन में से एक गया तो एक्स आता है, तो कार्बन की संख्या में से एक घटा देंगे, उसका मान आपको दे रखा है 1। इसी तरह हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़ेंगे तो उसका मान दे रखा है 1। इसी तरह Z का मान दे रखा है 4। तो यहाँ कार्बन निकालना है आपको, -1 है, उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा कार्बन। यहाँ पर देखो ये -1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो कार्बन निकल जाएंगे 2। ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आ जाएंगे 0। और फ्लोरीन, जेड क्या होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन आ जाएंगे 4। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 0 है, फ्लोरीन 4 है। ढंग से समझ लो इस चीज को, क्योंकि ज्यादातर चांस इसी के होते हैं। मैंने कहा फ्रीओन 114 का सूत्र बनाइए, तो 114 में x का मान 1 है, y का मान 1 है और z का मान 4 है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, x का मान 1 रखो, 1 रख दिया। कार्बन की संख्या निकालनी है, y का मान 1 रखो, हाइड्रोजन की संख्या निकालनी है, और z हमारे पास फ्लोरीन की संख्या होती है। z क्या होती है हमारे पास, फ्लोरीन की संख्या। तो कार्बन कैसे निकालेंगे, कार्बन -1/1, तो कार्बन निकालेंगे -1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे। इसी तरह हाइड्रोजन प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, और फ्लोरीन 4 एडिटी। अब ये जब अगर निकल गया तो आप फॉर्मूला आसानी से बना लोगे। कैसे, 2 कार्बन है, 1 2 लिख दिया, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है, कुछ नहीं करना। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 हो गई, इसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 हो गई। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 0, इसका मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा। फ्लोरीन कितना है, 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4। अब 2 वैलेंसी फ्री बच रही हैं, वहां पर क्लोरीन जोड़ना है, क्योंकि फ्रीओन आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसलिए वहां पर आपको क्लोरीन जोड़ना है। तो ये आपका बन गया फ्रीओन 114 का C2F4Cl2। दिस इज द फ्रीओन 114, ये आपका फ्रीओन 114 हो गया। तो ये आपका फ्रीओन का नामकरण था, सूत्र से नाम, नाम से सूत्र, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि फ्रीओन प्राप्त कैसे होता है ना, यानी कि फ्रीओन प्राप्त करने की विधि। तो फ्रीओन बच्चों एक ही विधि से प्राप्त होता है, आपको मैंने बताया था कार्बन टेट्राक्लोराइड से। कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम फ्रीओन को प्राप्त करते हैं, SbCl5 की उपस्थिति में HF के साथ रिएक्शन कराते हैं। SbCl5 की उपस्थिति में HF के साथ रिएक्शन कराने पर आपको फ्रीओन प्राप्त होता है। तो फ्रीओन एथेन और मेथेन का ही व्युत्पन्न होता है, इसलिए आप SbCl5 की उपस्थिति में एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन कराओ या फिर हेक्साक्लोरोएथेन की रिएक्शन कराओ, ठीक है। देखो फ्रीओन प्राप्त करने की विधि, ठीक है ना, फ्रीओन प्राप्त करने की विधि अपना टॉपिक है, फ्रीओन प्राप्त करने की विधि। तो बच्चों फ्रीओन कैसे प्राप्त होता है, पहला मेथड है कार्बन टेट्राक्लोराइड से CCl4, इसकी रिएक्शन 2HF के साथ कराते हैं और साथ में SbCl5 की उपस्थिति में कराते हैं। तो मैंने बताया था 2Cl 2H बाहर निकल जाएंगे, 2HCl, और 2 फ्लोरीन इसकी जगह आ जाएंगे, यानी कि CF2Cl2। दिस इज द फ्रीओन 12, याद होगा आपको, ये रिएक्शन हमने कराई थी, और साथ में यहां निकलता है 2HCl। अब सेकंड हम हेक्साक्लोरोएथेन C2Cl6 से भी क्या प्राप्त कर सकते हैं, फ्रीओन प्राप्त कर सकते हैं, 2HF वही SbCl5, 2 क्लोरीन को हटा देगा, तो ये आ जाएगा C2F2Cl4, फ्रीओन 112। दिस इज द फ्रीओन 112, वो फ्रीओन 12 था, ये फ्रीओन 112 है, और वापस 2HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह बच्चों फ्रीओन प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस फ्रीओन का ओजोन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है। तो फ्रीओन का ओजोन पर प्रभाव, फ्रीओन का ओजोन पर दुष्प्रभाव, कैसे दुष्प्रभाव पड़ता है बच्चों, आपको एक पता है कि हमारी ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है, लेकिन इस फ्रीओन की वजह से उस ओजोन परत में छेद हो गया है, छिद्र हो गया है। वो छिद्र कैसे हुआ, वो कौन सी अभिक्रिया से हुआ, वो अभिक्रिया हम आपको बताएंगे।
बाकी आपको इसकी जो थ्योरी है वो बुक से पढ़नी है। अंडरस्टैंड। फ्रीऑन के उपयोग रेफ्रिजरेटर, एसी, है ना, और प्रशीतकों में इनमें इसका यूज करते हैं। आपको इनके यूजेस पढ़ने हैं। पूरे एल्किल हैलाइड चैप्टर के यूजेस बुक में से आपको खुद को पढ़ने हैं और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फ्रीऑन का ओजोन पर दुष्प्रभाव कैसे होता है, देखिए मैं एक छोटा सा फ्रीऑन लेता हूं, CF2Cl2। ठीक है, मैंने यहाँ पर फ्रीऑन 12 ले लिया। तो यहाँ पर कोई सा भी फ्रीऑन हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही लो। तो मैंने CF2Cl2 ले लिया, या फिर मैं एक सबसे छोटा CFCl3 ले लेता हूं। ठीक है, दैट इज ये भी आपके क्या है, फ्रीऑन है। तो आपके पास यहां से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा CFCl2। ये अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में होता है, यानी कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसमें से मुक्त मूलक अभिक्रिया द्वारा, यानी कि समांश विखंडन के द्वारा आपके पास प्राप्त होता है एक तो ये फ्री रेडिकल, है ना, और एक प्राप्त होता है क्लोरीन मुक्त मूलक। एक तो ये वाला मुक्त मूलक प्राप्त होता है, एक क्लोरीन नवजात मुक्त मूलक है, ये नवजात मुक्त मूलक, यानी कि ये उसी वक्त उत्पन्न होता है, इसलिए इसको नवजात मुक्त मूलक कहते हैं। ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ये आपका ओजोन पर अटैक करेगा। ये किस पर अटैक करेगा बच्चों, ओजोन पर। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन पर जैसे ही अटैक करेगा तो इसको भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा ClO, और साथ में आपको O2 देगा, यानी कि ओजोन को इसने ब्रेक कर दिया, O2 में कन्वर्ट कर दिया। फिर वापस अगेन ये ClO फ्री रेडिकल फिर आपका क्या करता है, ओजोन से रिएक्शन करता है ना, और फिर से आपका Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा और साथ में बनेगी 2O2। इस तरह 3 स्टेप में फ्रीऑन ओजोन को धीरे धीरे करके क्या करता है, नष्ट करता जाता है। ये अभिक्रिया मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया होती है, मतलब चेन रिएक्शन होती है। ये जब भी रुकती है जब कोई दूसरा मुक्त मूलक उस पहले वाले मुक्त मूलक से आकर जुड़ जाए। ठीक है, तो मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ओजोन क्या होती जाती है, विघटित होती जाती है। दिस इज द ये फ्रीऑन का ओजोन पर दुष्प्रभाव। तो हमारा दूसरे नंबर का पॉली हेलोजन यौगिक था फ्रीऑन, जो कि हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा। तीसरा जो है वो है BHC। तीसरा है BHC, तीसरा पॉली हेलोजन यौगिक। बच्चों तीसरा पॉली हेलोजन यौगिक है BHC, नंबर 3 पॉली हेलोजन यौगिक है BHC। सबसे पहले BHC होता क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, इसका पूरा नाम है। तो क्वेश्चन पूछता है कि BHC का पूरा नाम क्या है, तो आपको लिखना है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बच्चों इसके बहुत सारे नाम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनता कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये बेंजीन होती है, एक ही रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बेंजीन रिएक्शन है। इस पर हम 6Cl2, इस पर हम 6Cl, यानी कि 1 2 3 4 सब जगह मुक्त मूलक विधि से 6Cl2 यहाँ पर क्या हो जाएंगी, रिएक्शन करेंगी। तो स्टूडेंट बड़ा ही सिंपल है, देखो टोटल 6Cl लगा दो, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या 3Cl2 भी हम इसको लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये रिएक्शन भी अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में होती है। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से और एक एक Cl हर जगह जुड़ जाएगा, तो आपके पास बन जाता है, देखो मैं बता रहा हूं, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, तो 2Cl, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। इसी तरह ये वाले बॉन्ड पर एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। यहाँ करके दिखा देता हूं मैं इसको। अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक मुक्त मूलक यहाँ, एक मुक्त मूलक यहाँ, आपके पास ये बॉन्ड एज इट इज। आपका Cl2 था, ये टूटा, तो एक मुक्त मूलक यहाँ, एक, तो ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। इसी तरह सारे बॉन्ड टूटेंगे, सब जगह Cl, सारे बॉन्ड टूटेंगे, सब जगह Cl। ओके, तो इस अभिक्रिया के अंदर
बच्चों हम सब जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है C6H6, बोलो यस और नो। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। जैसे ही यहाँ पर अभिक्रिया हो जाएगी हर कार्बन पर एक एक Cl अटैच हो जाएगा, HCl बाहर नहीं निकलेगा, ध्यान रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो गया C6H6Cl6। दिस इज द हेक्साक्लोरोबेंजीन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बच्चों इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। देखो क्या क्या नाम है मैं आपको बताता हूं। पहला नाम IUPAC नाम हम लेते हैं इसका, IUPAC नाम 1 2 3 4 नंबर दो, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो IUPAC नाम है 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये इसका नाम है, ठीक है। दूसरा नाम हमने पढ़ लिया है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, शॉर्ट में BHC बोलते हैं। तीसरा नाम इसको तीसरा नाम है गैमेक्सीन। इसका तीसरा व्यापारिक नाम है गैमेक्सीन या लिंडेन भी बोलते हैं इसको, लिंडेन या लिंडेन 666 भी बोलते हैं। 666 क्यों बोलते हैं? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन, इसलिए इसको 666 बोला जाता है, ठीक है ना। और ये गैमेक्सीन या लिंडेन या ये BHC इसके कई समावयवी होते हैं, इसके अनेक समावयवी रूप होते हैं। समावयवी रूप मतलब इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, ये मान के चलिए आप, अलग अलग तरीके का होता है। समावयवी रूप होते हैं कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह बहुत सारे रूप होते हैं, जिनमें जो गामा वाला है ना, ये जो गामा गैमेक्सीन होता है या गामा लिंडेन जो होता है, ये व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावी है ना। गामा जो है वो अत्यंत प्रभावी होता है, अंडरस्टैंड, अत्यंत प्रभावी है। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है, तो बच्चों हमने पढ़ा गैमेक्सीन, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड पूरा नाम हो गया। बनता कैसे है? बेंजीन से बनता है, इसलिए बेंजीन हेक्सा, उस पर 6 क्लोरीन जुड़ जाती हैं, इसलिए नाम रखा गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो 6 क्लोरीन लगा दो या तो अभिक्रिया, या फिर 3Cl2 के साथ अभिक्रिया करा दो, तो 3Cl2 दो Cl हर कार्बन पर डबल बॉन्ड पर जुड़ जाएंगे, इस तरह बन जाएगा। इसको हम अणुसूत्र में लिखेंगे C6H6Cl6 हो जाएगा अणुसूत्र। इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, व्यापारिक नाम गैमेक्सीन या लिंडेन 666। और भी इसके अनेक रूप होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, इस तरीके से। गामा अत्यंत प्रभावी होता है, इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है गैमेक्सीन। अब हम अगला पढ़ते हैं, BHC के बाद अगला आता है चौथा नंबर, वो है DDT। इट इज द अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है DDT। तो चलिए DDT और पढ़ लेते हैं फटाफट। DDT पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका IUPAC नाम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल DDT का पूरा नाम पूछता है, तो चौथा नंबर पे आता है अपना DDT। तो DDT का पूरा नाम पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका पूरा नाम है। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, दिस इज द DDT। पहली बात, तो पहला क्वेश्चन पूछता है DDT का पूरा नाम। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आखिर DDT का संरचना सूत्र क्या है।
डीडीटी का रासायनिक सूत्र क्या है और डीडीटी के निर्माण की विधि पूछता है, तो हम इसके बनाने की विधि कर लेते हैं, उसी में संरचना सूत्र आ जाएगा। तो डीडीटी के निर्माण की विधि, किस तरह इसका निर्माण किया जाता है, बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए डीडीटी का निर्माण जो है वो क्लोरोबेंजीन से किया जाता है। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और ये रहा आपका दूसरा क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन लिए जाते हैं और इसकी रिएक्शन कराई जाती है क्लोरल से। किससे कराई जाती है बच्चों? क्लोरल। मैंने आपको क्लोरल पढ़ाया था पहले भी। इसकी इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है क्लोरल। क्लोरल होता है C डबल बॉन्ड OH यानी कि CHO CCl3 ये होता है क्लोरल। मैंने आपको अभी कल परसों भी इसके बारे में बताया था। CHO CCl3 इसको अपन क्लोरल कहते हैं। तो क्लोरल की अभिक्रिया, क्लोरल बोल दो, क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से कराते हैं। बड़ा सिंपल है, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन, ये आपका बड़ा ही सिंपल तरीके से क्या निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या बाहर निकल जाता है? H2O। ये रिएक्शन सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, ये रिएक्शन सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। तो सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में इसका निर्जलीकरण होगा, जल का अणु बाहर निकलेगा और जैसे ही जल का अणु बाहर निकलेगा आपके पास बन जाता है बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, यहां और यहां, ठीक है, इन दोनों से जुड़ जाता है कार्बन और इस कार्बन पर पहले से ही जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी हो गई और इस कार्बन पर 3 आपके पास क्लोरीन। दिस इज द DDT, ये आपका है DDT। अब बच्चों को इसकी स्ट्रक्चर याद नहीं होती है कि सर इसकी संरचना कैसे बनाएं, भूल जाते हैं, तो बड़ा ही सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं बच्चों। इसकी संरचना बनाने का बड़ा ही सिंपल तरीका बता देता हूं। DDT की संरचना, एक क्वेश्चन पूछता है DDT की संरचना, खाली संरचना पूछेगा। अगर ओनली संरचना पूछे तो आपको ये संरचना बनानी है, लेकिन निर्माण की विधि पूछे तो पूरी अभिक्रिया करनी है ना। तो कभी कभी संरचना पूछ लेता है, तो बड़ा सिंपल है, 2 डंडे खींचो, ये लो, बड़ा सिंपल है, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं। पहले 2 H बना दो, इतना तो सब कुछ हर कोई कर सकता है। ठीक है, अब 2 पोजीशन पर किसी पर भी 2 बेंजीन बना दो, एक बेंजीन यहां, एक बेंजीन नीचे, बोलो, ये बेंजीन और बेंजीन क्लोरोबेंजीन बनाना है, दोनों तरफ बना दिया और उसी कार्बन पर एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। ये कार्बन होता है, इसको आप बीच में से मिटाकर कार्बन बना दो। अब बची हुई 3 जगह पर क्लोरीन 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 और इसको भी बीच में से मिटा के कार्बन। दिस इज द DDT। ओके, ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी DDT की स्ट्रक्चर। इसका उपयोग सामान्यतः फसलों पर कीटनाशी के रूप में छिड़काव किया जाता है, फसलों पर कीटनाशी के रूप में, और भी इसके उपयोग हैं। आपको इस DDT को के जो उपयोग हैं और इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो आपको अपनी बुक से नोट करने हैं। अंडरस्टैंड? एक बार रीड कर लेना, मैं फिर से बता देता हूं। DDT पहला क्वेश्चन पूछेगा, इसका पूरा नाम पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है DDT के निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका निर्माण कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से कराने पर, क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से कराने पर आपको प्राप्त होता है, उसका निर्जलीकरण हो जाएगा और आपको DDT प्राप्त होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछता है DDT की संरचना बनाने का तरीका बता दिया मैंने। एक Z बनाओ, H बनाओ, हैश, जहां दोनों लाइन क्रॉस करती है C बना दो, 2 लाइनों पर खड़ी पर क्लोरोबेंजीन बना दो, उसी वाली पर हाइड्रोजन जोड़ दो और 3 जगह Cl जोड़ दो, आपका DDT की स्ट्रक्चर तैयार। और फिर पूछता है इसका उपयोग, इसके दुष्प्रभाव, वो आपको अपनी बुक से नोट करना है। उपयोग मैंने एक लिख दिया है, फसलों पर कीटनाशी के रूप में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जलाशयों में जब ये बहकर जाता है फसलों के पानी के साथ, तो वहां के जो जीव जंतु हैं उनमें इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, और क्योंकि ये अनअपघटनीय पदार्थ है DDT, इसलिए या जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होता है, तो जीवों के अंदर DDT की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे कई तरह के उनके अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
तो ये आप बुक से इजीली इसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों हमारा इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म होता है। अब जो नया पार्ट शुरू होगा वो होगा एरिल हैलाइड। पूरा एल्किल हैलाइड कंप्लीट हो गया है। इसी चैप्टर का एक भाग और है, वो है एरिल हैलाइड, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से आपका एरिल हैलाइड आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर। नोट कर लीजिए बोर्ड पे से।